मॉर्निंग। केमिस्ट्री मंथन में आप सभी का स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संक्रमण अवस्था सिद्धांत, ट्रांजिट स्टेट थ्योरी। देखिएगा इसे क्या क्या कहते हैं। संक्रमण अवस्था सिद्धांत का दूसरा नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, सक्रियत संकर सिद्धांत, सक्रियत संकर सिद्धांत। ठीक है बेटा, एक नाम इसका ये भी है, एक नाम और कहते हैं इसको एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत, परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत, परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में पहले किसने बताया था? सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे आयरिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, ट्रांजिट स्टेट थ्योरी के बारे में। इसके बाद इनसे और जुड़े पोलियानी एंड इवांस, ये साइंटिस्ट जुड़े। ठीक है, सबसे पहले आयरनिंग ने दिया, फिर पोलियानी, फिर इवांस नाम के साइंटिस्ट ने दिया। तो तीनों का मतलब यही है, ट्रांजिट स्टेट थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत। क्या क्या पॉइंट है इसके? देखिएगा क्या होता है ट्रांजिट स्टेट थ्योरी के अंदर, क्या स्टेटमेंट है ये थ्योरी ये कहती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक एक दूसरे से टकराकर उच्च ऊर्जा वाली अवस्था का निर्माण करते हैं। यह उच्च ऊर्जा वाली अवस्था जो होती है उसे कहा जाता है सक्रिय संकर। ठीक है, क्रियाकारक अणु इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणु टकराकर उच्च ऊर्जा वाली अवस्था का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उच्च ऊर्जा वाली अवस्था का निर्माण करते हैं। इस उच्च ऊर्जा वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? इस उच्च ऊर्जा वाली अवस्था को कहा जाता है सक्रियत संकर। क्या कहते हैं बेटा जी? ट्रांजिट स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उच्च ऊर्जा वाली अवस्था को क्या कहते हैं? सक्रियत संकर कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, यह सक्रिय संकर, यह सक्रिय संकर क्रियाकारकों के साथ साम्य अवस्था में रहता है। यह सक्रिय संकर क्रियाकारकों के साथ किसमें रहता है? साम्य में रहता है। किसके साथ रहता है? क्रियाकारकों के साथ साम्य में रहता है। जैसे हमने लिखा रिएक्टेंट, इधर लिखा आपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ ये क्या रहता है? हमेशा साम्य अवस्था में रहता है और ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है? प्रोडक्ट में। ठीक है, इसकी जो लाइफ होती है, शॉर्ट लाइफ टाइम का होता है। ये शॉर्ट लाइफ टाइम का होता है, अल्प जीवन होता है इसका, अल्प समय के लिए रहता है। कुछ ही समय में किसमें बदल जाता है? उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उत्पाद में। ठीक है, दिस इज ए हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक है। ठीक है, दिस इज ए हाइपोथेटिकल, जो कैसे बिहेव करता है? एज ए सामान्य मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, सामान्य मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, सक्रिय संकर की एनर्जी जो होती है, सक्रिय संकर की एनर्जी ऊर्जा रिएक्टेंट
रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट दोनों से ही क्या होती है, अधिक होती है। सक्रिय संकर की एनर्जी रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट दोनों से ही क्या होती है, अधिक होती है। दोनों से ही क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, कैसे देखिएगा, एक ग्राफ बनाते हैं। पहले भी कई बार आप लोगों ने ग्राफ बना होगा। इधर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। इधर क्या लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा। इधर क्या लेते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया की प्रगति के बीच में ग्राफ बनाएंगे। देखिएगा इस तरह ग्राफ आता है। इधर तो माना हमने रिएक्टेंट लिया, देखिएगा जैसे हमने कोई रिएक्शन लिखी A प्लस बी, रिएक्टेंट है, क्रियाकारक, ये आपस में किसमें बदल जाएंगे, सक्रिय संकर, और ये आपस किसमें टूट जाएगा, प्रोडक्ट में। तो ये जो ट्रांजिट स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, इसकी जो एनर्जी होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से क्या होती है, ज्यादा होती है, अल्प समय के लिए होती है। क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, ये शॉर्ट लाइफ टाइम का पीरियड होता है, शॉर्ट लाइफ, कुछ समय के लिए होता है। रिएक्शन के दौरान किसमें टूट जाएगा, उत्पाद में। ये क्रियाकारक के साथ किसमें रहता है, साम्यावस्था में रहता है। ट्रांजिट स्टेट जो होता है वो रिएक्टेंट के साथ कैसे रहता है बेटा जी, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता रहता है, इक्विलिब्रियम। अतः देखो ये इसके साथ क्रियाकारक के साथ समय में रहता है, और ये वापस किस में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। तो अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस किस पे डिपेंड करेगी, जिस स्टेप से प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट किससे बन रहा है, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से। तो ट्रांजिट स्टेट थ्योरी ये कहती है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस, वो किस पे डिपेंड करेगी, सक्रिय संकर की सांद्रता। अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करेगा बेटा जी, सक्रिय संकर की सांद्रता, तथा इस सिद्धांत के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा, सुनिएगा, पहला डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अर्थात सक्रिय संकर की सांद्रता पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, सक्रिय संकर की सांद्रता पर, इस पर निर्भर करेगा। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, दूसरा कितनी आसानी से ये टूटेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी पर। दूसरा निर्भर करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स into product, frequency of activated complex, frequency of decomposition of activated complex into product, अर्थात उत्पाद की सक्रिय संकर की उत्पाद में विघटन की आवर्ती पर, फ्रीक्वेंसी पर, इन दो चीजों पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सक्रिय संकर का सिद्धांत का ये थ्योरेटिकल रूप है। ये कहता है कि सक्रिय संकुर होता है वो उच्च ऊर्जा वाली अवस्था होती है, हाई एनर्जी वाली होती है, शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, अल्प समय के लिए होता है, जो क्रियाकारकों के साथ किसमें रहता है, साम्य में, और बाद में किसमें बदल जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अतः अभिक्रिया का जो वेग जो निर्भर करेगा वो किसमें निर्भर करेगा, सक्रिय संकर की सांद्रता पर, और उत्पाद में इसकी विघटन की आवर्ती पर निर्भर करता है। अब देखिएगा बेटा जी, इसका हमें पढ़ना है मैथमेटिकल फॉर्मूला, किस प्रकार से इसका मैथमेटिकल डेरिवेशंस वो हमें इसमें पढ़ना है। तो देखिएगा, माना कि निम्न अभिक्रिया संपन्न हो रही है, माना कि निम्न अभिक्रिया संपन्न हो रही है।
ए प्लस बी चेंज इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चेंज इनटू किसमें, प्रोडक्ट। किसमें चल गया बेटा जी, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसके लिए लेते हैं एक नया कांस्टेंट के एच। ठीक है, क्या हमने लिया, के एच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां सिंपल लिखा है हमने के, एक कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, के एच बराबर क्या होगा बताइए, कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से लिखा जा सकता है, कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमने लिखा। और कैसे लिख सकते हैं, ए बी, इसको हमने ऐसे लिखा, के एच कंसेंट्रेशन ऑफ दिस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ दिस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा जी, ऐसे लिखा जा सकता है, ये हमने ऐसे लिखा। अब देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शंस, जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, थोड़ी देर पहले लिखा था रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर, इज डिपेंड्स, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शंस, दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। अभिक्रिया का वेग दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो हमने लिखा था कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन पे, इस पे। दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशंस, frequency of decompositions, frequency of decomposition of activated complex into product, that is nu। इन दो चीजों पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है बेटा जी, इन दोनों पर अभिक्रिया का वेग क्या करता है, निर्भर करता है। तो हमने लिख लिया, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये लिखा, कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इक्वेशन नंबर लिखिएगा 2, ये लिखा, ये हम लोगों ने लिख लिया। ट्रांजिस्टर थ्योरी ये कहती है अभिक्रिया वेग दो कारकों पर निर्भर करता है, ये लिखा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से तो ये लिखा जा सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये वाली जो वैल्यू बेटा जी वो यहां रख देंगे, तो क्या आएगा, के एच कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू न्यू, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 3। इस के एच को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज नोन एज ए साम्यावस्था स्थिरांक। क्या बोला जाता है इसको, साम्यावस्था स्थिरांक बोला जाता है। ठीक है, ये हमने लिखा। अब सामान्य अभिक्रिया के लिए, सामान्य बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, एक जनरल बायोमोलिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं, सामान्य द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया के लिए, सामान्य द्विअणुक अभिक्रिया के लिए हम मानते हैं कि A प्लस बी चेंज हो जाए किसमें बेटा जी, प्रोडक्ट में। तो रेट ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अभिक्रिया वेग किस पर डिपेंड करेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी पर डिपेंड करेगा। देखिएगा, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा आर ओ आर, माना के इज ए नीट कांस्टेंट ए, और ये क्या हो जाएगा बी, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारे लिए, ये 4 हो चुकी है। इक्वेशन 3rd और 4th का कंपैरिजन कीजिएगा। इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th, समीकरण 3 व 4 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, के
इज इक्वल टू के एच ए डॉट बी न्यू, लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट, दिस इज कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। तो के इज इक्वल टू क्या बचेगा, के एच इंटू न्यू। न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू फ्रॉम बोल्ट्जमान, फ्रॉम बोल्ट्जमान इक्वेशंस जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो होती है न्यू इज इक्वल टू के बी टी अपॉन एच, के बी टी अपॉन एच। के बी को बोला जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, केबी को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। टी इज द टेम्परेचर, एच इज ए प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5th, नाउ इक्वेशन नंबर 6th, ठीक है बेटा जी। के फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, समीकरण 5 में 6 से देखिएगा, न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी जगह आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू के बी टी अपॉन एच के एच, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये इसका क्या है फॉर्मूला, दिस इज द ट्रांजिट स्टेट थ्योरी का मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये संकर अवस्था सिद्धांत का कौन सा रूप है, गणितीय रूप। के इज इक्वल टू के बी टी अपॉन एच। के बी को बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के बी जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोला जाता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, दिस इज नोन एज ए बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। ये संकर अवस्था सिद्धांत का गणितीय रूप है। के रेट कांस्टेंट होता है। और देखिए इसमें हम और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर ये हमारा है 7th, इक्वेशन नंबर क्या है ये हमारा 7th, देखिएगा। के इज इक्वल टू हमने लिखा है, के इज इक्वल टू लिखा है के बी टी अपॉन एच के, इक्वेशन नंबर हमारा मानिएगा 7th, ठीक है। अब जानिए ऊष्मा गतिकीय समीकरण से, ऊष्मा गतिकीय समीकरण से, ऊष्मा गतिकीय समीकरण से एक इक्वेशन होती है, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस आर टी एल एन के। इस सामान्य फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी बराबर होता है बेटा जी माइनस का आर टी एल एन के। आपको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसिस्टेट, तो यहां पे लगाते हैं एच, यहां पे लगा देते हैं एच, ठीक है। डेल्टा जी एच इज इक्वल टू होगा माइनस का आर टी एल एन के एच, देखिएगा। और कैसे लिखा जा सकता है इसको, डेल्टा जी एच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसे आर टी इज इक्वल टू माइनस का साइन आपने इधर लगा दिया, ठीक है, बराबर एल एन के एच, लिख सकते हैं इसे। एल एन हटाना है नेचुरल लॉग, तो सामने वाली किस में चल जाती है, एक्सपोनेंशियल में। इसको हटाना है आपको ए, तो ये किस में चल जाएगी, ई की पावर में। तो कैसे लिख सकते हैं, के एच इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस के डेल्टा जी एच अपॉन आर टी। के एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, ई माइनस डेल्टा जी एच अपॉन आर टी। एलन को हटाते हैं, एलन को, तो सामने वाली राशि किस पे चल जाती है, पावर में, एक्सपोनेंशियल में चल जाती है, चर घातांक में। अब डालिएगा इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है बेटा जी। समीकरण जो 8 का मान है, समीकरण 8 के मान को आप किस में रखिए, समीकरण 7 में रखिए। समीकरण 8 की वैल्यू को आप रखिए समीकरण संख्या 7 में। देखिएगा समीकरण 8 है, इसका मान हम कहां रखेंगे, समीकरण 7 में रख दिया। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी टी अपॉन एच। इसकी जगह क्या रखोगे, ये वाला मान, तो क्या रखेंगे, ई माइनस डेल्टा जी एच अपॉन आर टी, ठीक है बेटा जी, ये रख दिया। ये भी इसका एक दूसरा रूप है, ये भी इसी का एक दूसरा रूप है। और देखिए हम जानते हैं ऊष्मा गतिकीय समीकरण से, ऊष्मा गतिकीय समीकरण से डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्स। ये फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्स। और देखिएगा इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो ये डेल्टा जी इक्वल टू, इसके लिए भी हम लगा दिया एच, दिस इज फॉर्म ट्रांसिस्टिव। इक्वेशन नंबर लिखिएगा 9th एंड इक्वेशन नंबर लिखिएगा 10th, ठीक है। तो सुनिएगा,
इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 से। समीकरण संख्या 9 व 10 से। समीकरण संख्या 9 व 10 से क्या हो जाएगा, k इजिकल टू क्या हो जाएगा, के बी टी अपॉन एच ई माइनस, ये वैल्यू रख देंगे यहां पर, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस एच अपॉन क्या लगा हुआ बेटा जी, आर टी। यही है, इस इक्वेशन की वैल्यू वहां पुट कर दी, सॉल्व कीजिएगा इसको। k इज इक्वल टू क्या जाएगा, के बी टी अपॉन एच, इसमें इसका बाहर लगाइए तो क्या आएगा, ई एक्सपोनेंशियल डेल्टा एच अपॉन आर टी डॉट ई। टी से टी कैंसिल, बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाला किस में जाएगा, प्लस। तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच अपॉन, ये भी इसका फॉर्म है, ये भी इसका रूप है, तो ये इतने सारे इसके फॉर्मूले हैं। दिस इज ट्रांजिस्टिव थ्योरी, दिस इज एंड दिस इज, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिस्टिव थ्योरी के क्या है, ये फॉर्मूले हैं। ये हमने यहां पर आपके आगे समझाया। देखिए बेटा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिव विघटन। रेडियो एक्टिव विघटन क्या होता है बेटा, रेडियो एक्टिव विघटन की जो अभिक्रिया होती है, जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है, वो वन ऑर्डर की रिएक्शन होती है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है, होती है। क्या होता है रेडियो एक्टिव विघटन की दर, रेडियो एक्टिव विघटन की दर किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव विघटन की दर, रेडियो एक्टिव विघटन की दर किसे कहते हैं, देखिएगा। इकाई समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या को, इकाई समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव विघटन की दर कहा जाता है। ठीक है, अर्थात क्या कह सकते हैं, इकाई समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटित होने वाले, इकाई समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को रेडियो एक्टिव विघटन की दर कहते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन की क्या कहते हैं, दर कहते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन की वेग कहते हैं, दर कहते हैं। इसको तो करते हैं डी एन अपॉन डी टी। इकाई समय में विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है विघटन की दर कहते हैं। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करती है, रेडियो एक्टिव विघटन की दर डिपेंड करती है विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या पर। रेडियो एक्टिव विघटन की दर किस पर डिपेंड करेगी, विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा जी, तो देखिए इसके लिए भी हमें पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके लिए आपको इसका समाकलित वेग समीकरण आपको क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। तो देखिएगा, माना कि निम्न रेडियो एक्टिव, माना कि निम्न रेडियो एक्टिव, माना कि निम्न रेडियो एक्टिव, निम्न रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया में, विघटन अभिक्रिया में ए विघटित हो रहा है किसमें, बी में। ठीक है, ए किस में विघटित हो रहा है बेटा जी, बी में विघटित हो रहा है। माना प्रारंभ में ए के विघटित होने वाले परमाणु संख्या कितनी मानी, प्रारंभ में कितने थे इसके, ए नेट एन नॉट। प्रारंभ में ए के विघटित होने वाले परमाणु संख्या कितनी मानी, एन नॉट। ठीक है, कुछ समय बाद टी समय पर कितने बचे होंगे, एन, सिंपल एन माना, एन प्रारंभ में एन नॉट माना, और कुछ समय बाद टी पे हमने क्या माना, एन, विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या। तो देखिएगा, तो रेडियो एक्टिव विघटन की दर, रेडियो
एक्टिव विघटन की, रेडियो एक्टिव विघटन की दर, विघटन की दर किस पर निर्भर करती है? विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या पर इकाई समय पर। ठीक है, विघटन की दर किस पर निर्भर करेगी? dN/dt, विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या पर, अर्थात किस पर निर्भर करेगी? n पर। ठीक है, ये समझ में आया, विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करेगी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट क्या आएगा यहां पर? dN/dt, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? लैम्डा। लैम्डा, लैम्डा को बोलते हैं डिके कांस्टेंट, क्षयांक। लैम्डा को क्या बोला जाता है? डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। ठीक है, विघटन स्थिरांक लैम्डा। इसको कैसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं? ऐसे लिखा जा सकता है लैम्डा डॉट dt, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने ऐसे लिख लिया dN/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। ठीक है बेटा जी, समाकलन करने पर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करेंगे dN/n, माइनस का मान निकाल लिया लैम्डा dt। ठीक है, ये आप लोगों ने इसका क्या किया? समाकलन किया। समाकलन करने के बाद देखिएगा dx/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है ln x। एक फॉर्मूला है dx/x का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है ln x, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर क्या आएगा? ln n इज इक्वल टू माइनस ln t प्लस क्या जाएगा? c। ठीक है बेटा जी, इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा? माइनस के लैम्डा टी प्लस सी। आपको इस c का मान निकालना है। c क्या है? c एक समाकलन स्थिरांक है, c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c को क्या बोला जाता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं समाकलन स्थिरांक। इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखिए कैसे निकालेगा, इससे निकालते हैं। व्हेन t इज इक्वल टू 0 है, मतलब जब समय बिल्कुल 0 होगा तो विघटित होने वाले परमाणु की संख्या कितनी होगी? इनिशियल में विघटित होने वाले परमाणु की संख्या कितनी होगी? विघटित होने वाले परमाणु की संख्या कितनी होगी? n इज इक्वल टू कितना होगा? n0। तो इसकी जगह 0 रखा तो c इज इक्वल टू क्या जाएगा? ln n0। कोई दिक्कत? ये आ जाएगा। विघटित होने वाले परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी? इसकी वजह 0 रखा, n की जगह क्या रखोगे? n0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखिएगा क्या होगा? ln n इज इक्वल टू समीकरण संख्या 1 व समीकरण संख्या 1 व 2 से। ठीक है, ln n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा टी प्लस ln नॉट। ठीक है बेटा जी, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये लिख लिया। और इसको कैसे रीअरेंज, आप लोगों को इसको रीअरेंज करना है तो देखिएगा ये इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ln लैम्डा टी को आपने तरफ लिया है, इसको उठा के लिया है। ठीक है, और इसको आप किधर ले गए? उधर। तो ln n माइनस का हो जाएगा ln ये। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। देखिएगा ये इधर आएगा प्लस का, ये अपनी जगह लिखा हुआ है ln नॉट, ये इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा? ln माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस में हो गया, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस। तो कैसे लिख सकते हैं? एल टी बराबर ln नॉट अपॉन दिस, ऐसे लिखा जा सकता है। तो लैम्डा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन टी ln नॉट अपॉन एल। और कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा बराबर, इसको हटाना तो कैसे लिख सकते हैं? 2.303 टी लॉग
एन नॉट अपॉन एन। ठीक है, ये रेडियोएक्टिव अभिक्रियाओं का समाकलित वेग समीकरण है। लैम्डा इज इक्वल टू होगा 2.00 t log नेच एन नॉट अपॉन एन। लैम्डा का जो यूनिट होती है ना डीके, लैम्डा इसकी यूनिट कितनी होगी? टाइम इनवर्स, दैट इज सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर्स इनवर्स, इनवर्स। टाइम इनवर्स इसकी यूनिट होती है, जो कि प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक का भी यूनिट थी। ठीक है, वो भी क्या थी? प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक की यूनिट थी। हम कह सकते हैं अर्थात जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या क्या होती जाती है? वो कम होती जाती है। समय के अनुसार विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या कम होती जाती है समय के अनुसार। देखिएगा, इधर आपने टाइम लिया, इधर लिया विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या, विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, इस तरह का ग्राफ आता है। धीरे धीरे समय के अनुसार विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या में क्या होती जाती है? वो धीरे धीरे क्या होती जाती है बेटा? कमी होती जाती है। देखिएगा, ये तो हमने लिखा। अब इसके लिए आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला ड्राइव करना है। हाफ लाइफ, अर्धायु, अर्धायु का फॉर्मूला ड्राइव कीजिएगा। हाफ लाइफ, अर्ध आयु, हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला देखिएगा टी हाफ, अर्धायु किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मूला पता है, लैम्डा बराबर आप लोगों को लिखा है 2.303 टी लॉग एन नॉट अपॉन एन लिखा है। देखिएगा, जब टी क्या हो जाए? जब एन का मान एन नॉट बाई 2, मतलब किसी समय पर जब टी समय पर आधा भाग किससे बदल जाए? बाद में, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर क्या लिखोगे? टी हाफ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ना इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का तुलना कीजिएगा तो यहां वैल्यू रखेंगे 2.303। यहां क्या रखोगे आप? टी हाफ लॉग एन नॉट अपॉन एन नॉट बाई 2। ये कैंसिल, तो क्या बचेगा? लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग, ऊपर क्या जाएगा? 2। ये होगा। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2.303 टी हाफ लॉग 2 का मान होता है 0.30 10। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30 10। इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.693 टी हाफ, और कैसे लिखा जा सकता है? टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। यह है अर्धकोटि, यह है हाफ लाइफ का रेडियोएक्टिव रिटर्न के लिए सूत्र है। धन्यवाद, थैंक यू।